हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें टॉप 90 प्रश्नों को हमने शामिल किया हुआ है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों सीटेट में बार बार आने वाले प्रश्न है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और सभी भाई बहनों एक बार शेयर जरूर करें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं वीडियो के फर्स्ट प्रश्न को। इसमें हमसे बोला गया है कि वह तिथि यानी दिनांक जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा वहां पर। तो आपको बताना है वह दिन कौन सा है। बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वह दिन कौन सा है। कमेंट करके बताइएगा, क्या 23 मई 1984 है, क्या 23 मई 1989 है, क्या 25 मई 1984 है, या 25 मई 1989 है। बताइएगा कौन सा दिन है। बात करते हैं यहाँ माउंट एवरेस्ट की दोस्तों। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है ये आपको पता होना चाहिए, 8,848.86 मीटर। ये क्या है, इसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और ये किसका भाग है, ये नेपाल में स्थित है दोस्तों। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, सागर माता के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि इसमें हमसे बोला गया है कि वह तिथि हमें बतानी है, और वो तिथि क्या है आपकी 23 मई 1984 जो है वो तिथि है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवा मिलती है। आपको पता होना चाहिए जो सांप के काटने की दवा होती है वो सांप के ही जहर से ही बनाई जाती है। जो सिरप होती है वो क्या है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से, करैत, नाग, अफाई और दोबोइया। कौन सा, दोबोइया। ये 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं भारत में। और हम आपको बता दें सांप की आयु लगभग कितने वर्ष होती है, 12 वर्ष उसकी आयु होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में पाया जाने वाला एक सांप ऐसा है जिसमें जो जहरीला नहीं है, उसका नाम क्या है, अजगर। क्या नाम है, अजगर है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वह सभी अस्पतालों में सांप के काटने की दवा मिलती है। यह किससे बनाई जाती है, अभी भी मैंने आपको बताया, सांप की झड़ी, छोड़ी, त्वचा, चर्म, ये आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। चिचड़े पौधे, बिल्कुल नहीं। चिड़चिड़े पौधे, बीज, ये बिल्कुल नहीं। सांप के जहर से ही बनाई जाती है सांप काटने की दवा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड। देखिएगा इसमें क्या बोला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में मेंडल के उपयोगों को शामिल किया गया, इसका कारण है। इसका आपको कारण बताना है कि क्या कारण है इसका, और उपयोगों को शामिल किया गया है, कारण आपको बताना है कि कारण इसका क्या है। तो बताइएगा, वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, पॉजिटिव वर्ड है तो आपने कह दिया तुरंत ये करेक्ट है। छात्रों को सिखाना, गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते, संचरित नहीं होते, जाते हैं, तो ये वाला गलत हो गया। छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, सही बात है कि कैसे गुण उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशागत होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अपने तथा अपने अभिभावकों और रिश्तेदारों की समानता, गलत हो गया ये, तो आपका कौन सा, ए और सी स्टेटमेंट सही है। और ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है, रचना को गुड़ खाना क्या है, बहुत पसंद है। दोपहर में जब उसकी माँ सो रही थी तो रचना क्या गई, रसोई में गई और उसने मम्मी से छिपाई हुई गुड़ की बरनी यानी गुड़ की बेली खोज ली और उसने क्या किया, गुड़ खा लिया। यह सीखने में निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक उदाहरण है, बताइए। क्या शास्त्रीय अनुबंधन है, आप कहोगे कतई नहीं, शास्त्र की तो कोई बात ही नहीं हो रही। क्रिया प्रसूत है, यानी कहीं ना कहीं उसने क्रिया की है, संज्ञान में उसके गुण था नहीं, और उसने क्या यांत्रिक कार्य किया, इधर उधर ढूंढना, तभी तो जाकर के वह मिला। तो आपका क्या हो जाएगा, बी और डी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो है सी वाला वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या बोला गया है, प्रकृति का सफाई कर्मी। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं, बताइएगा।
कि सांप को कहते हैं, गिद्ध को, उल्लू को, ये शेर को? बताइएगा। तो उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा लेता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सांप भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। बात करते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा भारत में कहाँ शेर पाए जाते हैं। आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें क्या होता है, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं प्रकृति का सफाई कर्मी, वो कौन है आपका, गिद्ध कहलाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित हमारे पास पड़ोस से, यानी वातावरण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वातावरण की बात हो रही है। वातावरण की बात हो रही है, हम रहते हैं। इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उपविषय होते हैं। सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय है? तो देखिएगा, मुख्य विषय आपको बताना है तो संबंध होगा नहीं, पौधे होंगे नहीं, कार्य होगा नहीं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पर है, जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई एक स्थान नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है, विस्थापन का मतलब क्या होता है, जो क्या हो उसमें कोई ना कोई स्थिति में बदलाव आता रहे, कभी एक स्थान पर कभी दूसरे स्थान पर। और इसका शीर्षक क्या है, हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। बच्चों को यह जानकर अपने संवेदनशील बनाने के लिए उद्देश्य है। बताइए क्या उद्देश्य है, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा कि क्या उद्देश्य है। कमेंट करिएगा सभी बच्चे, कमेंट करिएगा एक बार, कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा क्या होगा जब तक मैं इसको पढ़ता हूं, जब तक मैं इसको पढ़ता हूं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे बोला गया है कि उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित किया जाता है। सही बात है, जैसे आप कहीं रह रहे हो और आपको उससे कह दिया कि आपको हम फ्लैट देंगे, कोई ना कोई ऐसी योजना है, और आपको वहां से बेघर कर दिया, तो क्या इससे संबंधित है जहां आपका जन्म हुआ है? बताइएगा कि देश के विकास हेतु लोगों का विस्थापन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि शहरी लोगों को कूड़ा करकट उत्पन्न नहीं करते, शहर झुग्गियों के कारण गंदे हैं, ऐसा बिल्कुल भी, ये भी कोई मतलब नहीं है। कि एक बड़े शहर में ग्रामीण लोगों का जीवन बेहतर होता है, सब। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3री से 5वीं तक, यानी 3 से 5वीं तक की बात हो रही है, 3 to 5 की पुस्तकों के ढेर सारे चित्रों को शामिल करने को सर्वाधिक सटीक व्याख्या करते हैं। बताइए, यानी आप जो है उनकी क्या है, पर्यावरण कक्षा की बहुत सारी चित्रों को क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो उसका आपको उद्देश्य बताना है क्या है। बताइएगा क्या उद्देश्य है, बताइएगा। चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं, चित्र जो है बच्चों को आकर्षित करते हैं। आप कहोगे आकर्षित करते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो आकर्षित क्या करेंगे। बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी से समझ लेते हैं, हाँ ये भी बात ठीक है। चित्रों से किताब आकर्षण बनती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी बी और सी सही है, और बी और सी ऑप्शन नंबर जो आपका बी में है वो उसमें दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक अध्यापक के लिए बीज का अंकुरण का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका होगा। बताइएगा प्रभावी तरीका क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि प्रभावी तरीका होगा विद्यार्थियों को एक सजीवक यानी एनिमेटेड वीडियो दिखाने के लिए कहना जिसमें साबुत मूंग के बीजों का अंकुरण दिखाया गया हो। जरूरी नहीं है, गलत हो गया, आप तरीके सिखा रहे हो, चार्ट बनाना भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना, तो बच्चे खुद करके सीखेंगे, तथा अपने अवलोकन का रिकॉर्ड करने के लिए कहना, ये वाली बात सही है। मूंग के बीजों का अंकुरण मॉडल दिखाना गलत, ठीक है। तो अगर इस वाले ऑप्शन को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको करके सीखने पर क्या बात हो रही है, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, तो बच्चे कहीं ना कहीं करके सीख रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। बताइए पर्यावरण की शिक्षा होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए, ये आपको बताना है।
कमेंट करके बताइएगा, जब तक मैं आपके ऑप्शन को पढ़ रहा हूं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, इसमें आपसे बोला गया है कि हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों माध्यम से, बात कहीं ना कहीं ये सही है, केवल शब्द दे दिया, गलत दे दिया। पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों को शामिल शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा, क्या ये तो अधूरा है, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों के लिए शिक्षक द्वारा चयनित उपयुक्त गतिविधि, गलत। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे बोला गया है प्रकृति के प्रत्यक्ष अवलोकन और प्रकृति के सामाजिक दुनिया में पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने में युवा दिमाग को शामिल करने का एक माध्यम बनना चाहिए। अब आपको बताना है कि वो कैसा माध्यम बनना चाहिए, बताइएगा कैसा माध्यम बनना चाहिए। भाई इन सब चीजों को समझोगे तो माता पिता से समझोगे या साथियों से समझोगे, बताइए। आप कहोगे माता पिता से नहीं समझेंगे, साथियों से, शिक्षकों से भी नहीं, क्या पर्यावरण से ही सीखते हैं? ये सारे क्या है, माध्यम है पर्यावरण के, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? बताइएगा अध्यापक को किसका चयन करना चाहिए, ये आपको बताना है, बताइएगा कमेंट करके। जितने भी बच्चे सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। बच्चों को अकेले कार्य करने का अवसर देना, अकेले करेंगे क्या बच्चे कार्य, गलत हो गया। बच्चों को कार्य करने, मदद, गलत वर्ड हो जाएगा, आप मदद नहीं करेंगे, कि आप सिर्फ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं। बच्चों को छोटे समूहों में कार्य करने का अवसर, अवसर क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, तुरंत आपका हो गया। बच्चों के बड़े समूह पर कार्य, बड़े समूह पर छोटे छोटे समूह बनाएंगे, जिससे क्या है बच्चा आगे कर सके। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। कक्षा 3 की बात हो रही है, पर्यावरण अध्ययन में विषय पाठ जल। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जल दिवस कब मनाते हैं, जल दिवस कब मनाते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। जल में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया गया है वे हैं, बताइए। जल पे जिन सभी पे ध्यान दिया गया है, जिन विषयों पे ध्यान दिया गया है वे क्या है, ये आपको बताने हैं। जल का स्थानीय स्रोतों, जल का उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी का अनुमान, जल वर्षा संग्रहण, जल के स्थानीय स्रोत, जल का उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी में के अनुमान, जल का शुद्धिकरण, जल का स्थानीय स्रोत, जल का उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुमान, सामाजिक भेदभाव, पीने के लिए स्वच्छ जल। ये तो अच्छी बात होगी, पीने के लिए स्वच्छ जल, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखो सब कुछ, कहीं पे भी पीने की बात नहीं कही गई है, स्वच्छ जल की बात नहीं कही गई है, इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जल के विषय में आप पढ़ाओगे तो आप पढ़ाओगे नहीं स्वच्छ जल को, तो भाई स्वच्छ जल तो होना चाहिए ना, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 को करने से पहले जो आपका जल दिवस है दोस्तों, जो आपका जल दिवस है ये आपका कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आकलन की प्रकृति की व्याख्या करती है? ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि आकलन की जिससे हो सके वह प्रक्रिया क्या है, बताइए वह प्रक्रिया क्या है। देखिए आकलन करना, मूल्यांकन अलग चीज है, आकलन अलग चीज है। मूल्यांकन तो सिर्फ बताता है कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, बट यहाँ आकलन करना है तो ये तीनों हो जाएंगे, क्या, संवादात्मक, रचनात्मक और योगात्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ए बी सी तीनों दिए गए हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। इसमें आपसे बोला गया है कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए आनुवांशिक या वंशानुक्रम एक मूर्त प्रत्यय है। एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका हिना जो है, शिक्षिका का नाम क्या है, हिना है, वह अपने विद्यार्थियों में आनुवांशिकता की समझ पैदा करने के लिए आयोजित करेगी। बताइए क्या आयोजित करेगी, आपको बताना है, या आयोजन करना, बताइए किसका आयोजन करेगी वह, कमेंट करके बताइएगा किसका आयोजन होगा। भाई कहीं ना कहीं जब उन्हें पर्यावरण के बारे में बताएंगे तो उन्हें एग्जाम्पल देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। हाथों से क्रियाकलाप, भूमिका निभाना, गलत। अन्वेषणात्मक क्रियाकलाप, गलत।
उदाहरणों का विश्लेषण करना, कई कई प्रकार के क्या उदाहरण देना, जिससे क्या है बच्चे समझ सकें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषताओं की पहचान करनी है। बताइएगा, पहचान करनी है। क्या वे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बता, क्या समावेशित है, संदर्भ सहित है, अनुभवात्मक है, या वैश्विक स्थानीय विषम केंद्रित। गलत हो गया, बाल केंद्रित होता है। तो ये वाली क्या है, समावेशित भी है, संदर्भ भी है और अनुभवात्मक भी है। तो आपका ए बी सी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज दोस्तों शेयर जरूर करिएगा सभी लोगों में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया है ये आपको देखना है। ठीक है, देखिएगा। आप रेलवे स्टेशन पर हैं, ठीक है भैया, हम रेलवे स्टेशन पर हैं। आपको अपने होटल जाना है। आप अपने मानचित्र में सुझाए गए रास्ते पर चलते हैं, ठीक है। आपके मोबाइल में मानचित्र चल रहा है। मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर पूर्व में चले। अब आपको यह पता होना चाहिए कि पूर्व किधर होता है। जैसे कि अगर आप यहां पर हो, आप कहां हो, जैसे ए हो, आप यहां पर हो, तो पहले कहां चले आप, पूर्व में चले। कितने चले, 60 मीटर चल गए। ठीक है भैया, हमने कहा 60 मीटर चल गए, पूर्व में चले। फिर 200 मीटर ठीक उत्तर में चले। अब 200 मीटर जो है वो ठीक उत्तर में चलेंगे, तो यहां आप चलोगे या नहीं। ये कितना हुआ, 200 मीटर। कहां चले, उत्तर में चले। ये 60 मीटर चले, ठीक है। उत्तर ऊपर ही तो होता है, ये भी ठीक है। फिर उन्होंने बोला 350 मीटर ठीक पश्चिम में चले। अब आप कितना चले, 350 मीटर। कितना चले, 350 मीटर। किधर चले, पश्चिम, इधर ही होगा आपका। फिर उन्होंने आपसे बोला अंत में ठीक उत्तर में 40 मीटर चले, और अंत में कितना चले, 40 मीटर। किधर चले, उत्तर में चले। तो आप यहीं तो आ गए। ठीक है भैया, यहां आ गए। होटल पहुंचते हैं। होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की आपको दिशा बतानी है कि बताओ होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की जो दिशा होगी वो किधर होगी। तो आप यहीं पर ही क्या कर दोगे, ये इस टाइप का बना दोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्व है, ये आपका दक्षिण है, और ये होटल आपका इधर है, इधर ही तो होटल है। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, किस त्योहार को मना रही है। बताइए, चांद को देखते हैं तो चांद या तो ईद पर देखते हैं, वो तो खुद ही निकल जाता है, देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और किस पे मनाते हैं, करवा चौथ पर, सभी जानते हैं। पोंगल जो है ये क्या है, तमिलनाडु का है। कहां का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 19 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा। एक लड़का सूरत से नागरकोइल जाने के लिए 3 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। 3 सितंबर को हुआ, और सूरत से वह 4:16:15 पर चली ट्रेन। और कब चली है, 16:15 पर चली है, और 5 सितंबर को 4:45 पर नागरकोइल पहुंची है। यानी 2 दिन बाद, 24 घंटे बाद पहुंची है ट्रेन। 24 घंटे बाद तो पहुंची है ट्रेन। और इन दोनों के बीच का सफर कितना होगा, वो तो 24 आपके हो गए, वो तो आपके 24 हो गए। कितना सफर हो गया, 12.5 हो गए। और 12.5 जब आप इसमें और जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 36.5। क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ये क्या है, आपका टाइम आ जाएगा। तो आपका टाइम कितना आ गया, 36.5 आ गया। तो आपको टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, 36.5 आ गया टाइम। ठीक है, यदि समय के अंतराल कुल दूरी आपको इतनी दी गई है किलोमीटर में, तो ट्रेन की आपको औसत चाल बतानी है। तो आप जानते हो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस कितनी है आपकी, 21-19 है। और ये आपका घंटे कितने हैं, 36.5। ये आपके क्या है, घंटे हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लो, और पॉइंट हटाएंगे ऊपर दोस्तों कितना आ जाएगा, ऊपर आपका 10 आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो 5 से जब इसे करोगे, 5 दूनी 10, और 5 से इसे करोगे, 5 7 35 आ जाएगा। एक बचेगा 5 तिया 15। कितना आ जाएगा, 5 तिया
15। अब आप क्या करोगे, जब आप इसका इसमें भाग दे दोगे और 2 का जब आप इसमें गुणा कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 58.3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, इतनी आपकी चाल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है, 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला है। बताइएगा वो क्या है, 6 महीने से भी अधिक समय में रही, उनका नाम आपको बताना है। बताइएगा क्या है उनका नाम, बताइएगा कमेंट करके बताइएगा। क्या वहीदा प्रिज्म है, कर्णम मल्लेश्वरी है, बछेंद्री पाल है, सुनीता विलियम है? बताइएगा, बताइएगा कमेंट करिएगा। ये क्या है, प्रथम भारतीय महिला है। कमेंट करके मुझे बताइएगा वह कौन है। तो आप क्या कहोगे भाई, कौन है, सुनीता विलियम है। क्या है, सुनीता विलियम है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके पिताजी कहाँ के थे, गुजरात के थे। कहाँ के थे, गुजरात के थे। और ये जो अंतरिक्ष में कितने समय तक रही, 6 महीने से भी अधिक समय, यानी 195 क्या दिन तक रही। ठीक है, 195 दिन तक ये रही है अंतरिक्ष में। और इनको सन 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ, बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। ये क्या है, एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, और ये कहाँ की, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। बछेंद्री पाल कहाँ है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 की चर्चा करते हैं दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। इसमें सुरलभ द्वारा उचित स्वच्छता की सुविधा का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सुरलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक कौन है? बताइएगा कौन है। बिंदेश्वर पाठक है, विनोबा भावे है, बाबा आमटे हैं, अन्ना हजारे हैं? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन है। कमेंट करके बताइएगा कौन है। तो उसके कौन है ये आपको बताना है। किसके, सुरलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक। बताइएगा कौन है, सुरलभ अंतरराष्ट्रीय संस्थापक कौन है? बिंदेश्वर पाठक हैं। कौन है, बिंदेश्वर पाठक हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में आपसे बोला गया है, कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप की तीव्रता को किसमें मापते हैं? कमेंट करके बताइएगा। मानवीय करणों की सूची बनाने को कहती है। रवि ने इसका सही कारण लिखा है जो, बताइए क्या कारण है इसका सही, ये भी आपको बताना है। ये भी आपको बताना है कि क्या कारण है। बताइएगा क्या कारण है, कमेंट करके मुझे बताइएगा सभी लोग कि इसका क्या कारण है। कारण आप लोगों को मुझे बताना है, कमेंट करके बताइएगा। कारण बताइएगा, कारण जल्द से जल्द सभी लोग बताइएगा। क्या ज्वालामुखी विस्फोट है? भैया पर्यावरण की बात हो रही है, भूकंप की बात हो रही है, तो भूकंप का ज्वालामुखी से कोई लेना देना नहीं है। टेक्टोनिक प्लेट्स का भी ऐसा भूस्खलन भी नहीं है। क्या है, खनन के क्रियाकलाप जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे बोला है, घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात और धूल से बचाता है। कारवा केवरेन पर एक घर होता है। बताइए कैसा घर होता है, क्या पहियों का होता है, नाव का होता है, बर्फ का होता है, या रेल की पटरियों का होता है? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा होता है। कमेंट करके बताइएगा कि घर जो है वह कैसा होता है। कमेंट करके बताइए ये घर कैसा होता है जो हमें देखो गर्मी से भी बचाए और सर्दी से भी बचाए, बरसात से भी, धूल से। तो ये घर ऐसा होगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। और ऐसे घर कब जा पाएगा, जब उसमें पहिए लगे होंगे। तो आपने कह दिया ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे क्या कहा गया है देखिएगा। इसमें देखते हैं ये क्या है, मैप द्वारा सॉल्व करेंगे इसे। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और चंडीगढ़ पंजाब की है। इसकी आपको दिशा बतानी है। ठीक है, और कहां से बतानी है? भारत की राजधानी से दिशा बतानी है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसके मैप को सहायता से इसको हम हल करते हैं। दिल्ली कहाँ है आपका? दिल्ली जो है आपका यहाँ है, तो आपने यही ये बना दिया। तो देखो अब आपसे क्या पूछा है, पंजाब की पूछा। तो पंजाब में क्या है? चंडीगढ़ है। और यहाँ क्या है आपका? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो ये आपका कहाँ आ जाएगा?
ये आपका क्या है, पूर्व है, ये आपका क्या है, दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है, और ये आपका उत्तर है दोस्तों। तो ये कहाँ आ जाएगा, दक्षिण पूर्व में क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, और उत्तर पश्चिम में क्या हो जाएगा आपका, चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा देखिएगा अब आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा अब आपको अभी अभी मैंने बताया कि इस टाइप से बनेगा, और इधर क्या आ जाएगा आपका, इधर आपका क्या होता है, उत्तर होता है, इधर क्या है, उत्तर है, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, और इधर दक्षिण है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व की तरफ कौन आपको बताना है, लखनऊ है, और इधर क्या है, चंडीगढ़ है। तो देखिएगा आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व है, और दक्षिण पश्चिम दे दिया यहाँ, इसलिए ये वाला गलत हो गया। उत्तर पश्चिम है, गलत हो गया। दक्षिण पश्चिम है, गलत हो गया। दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम, तो ये वाला जो डी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। तो बात करते हैं 1 2 3 दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलग करना। क्या होता है, अलग करना। ठीक है, इस प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग खुली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या तना किया जाता है, बीज या फूल या बाली। आप कहोगे क्या किया जाता है, बाली किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले प्रश्न है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। वे जगह जहां तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं गिरता उनके नाम है। क्या कानपुर है, रायपुर है, लेह लद्दाख है, जोशीमठ मनाली है, केदारनाथ अमरनाथ है। बताइएगा कहाँ है ये, बताइएगा। यहाँ 0 डिग्री से क्या है, नीचे नहीं गिरता, और वह क्या है, देखो यहाँ पर भी क्या है, 0 डिग्री से कम हो जाता है, मनाली में भी हो जाता है, और लेह लद्दाख में भी 0 डिग्री का कम हो जाता है, लेकिन कानपुर में नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं लद्दाख की। ठंडा रेगिस्तान के नाम से इसे जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठंडे रेगिस्तान, ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। इसमें आपसे बोला गया है वह रसोईया बिरयानी बना रही है, यानी एक रसोईया ने वो क्या बिरयानी बना रही है तथा चावल व पानी को अलग करना चाहता है। वह कौन सी विधि अपनाएगा, ये आपको बताना है। बताइएगा कौन सी विधि अपनाएगा। क्या फटकना, निथरना, वाष्पीकरण या हाथ से चुनना। बताइएगा कौन सी विधि अपनाएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सी विधि अपनाएगा। क्या निथारना, कौन सी विधि अपनाएगा, निथारना। देखो बाष्पीकरण जब होता है जब उसको वह गर्म करेगा, गर्म थोड़ी नहीं करेगा, फटकेगा थोड़ी नहीं, क्योंकि उसमें पानी मिक्स है, इसलिए क्या होगा, फटकेगा वह नहीं बिल्कुल भी। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी है। सर्वाहारी का मतलब जो है क्या है, सर्वाहारी का मतलब क्या, एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, दोनों को मिला दो वो क्या कहलाता है, सर्वाहारी, यानी वह मांस भी खाता है। तो आप मुझे बताइए बकरी मांस खाती है क्या, बकरी मांस नहीं खाती है, बकरी मांस कब से खाने लगी। ठीक है, और शेर जो है वो क्या शाकाहारी नहीं होता, वो मांसाहारी होता है। खरगोश, गाय ये क्या है, शाकाहारी है। कौवा और सुअर जो है ये क्या है, और मनुष्य ये क्या है, सर्वाहारी हैं। ये क्या है, ये क्या है, मांस भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है। बताइए पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के माध्यम से, पर्यावरण के बारे में, या पर्यावरण से, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा सभी लोग, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण से नहीं होगा, पर्यावरण के लिए हो जाएगा, पर्यावरण के माध्यम से हो जाएगा, और पर्यावरण के बारे में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ए बी सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करता है। इसके जो है 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और 3 में से आपको एक को बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा होगा। जब तक मैं इसको पढ़ता हूँ, क्या पर्यावरण का अन्वेषण, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, पर्यावरण के बारे में सूचना। बताइएगा क्या ये होंगे। अब आपको इनमें से कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, पर्यावरण के बारे में सूचना नहीं होगी, क्या हो जाएगा, ए और बी जो है वो करेक्ट
हो जाएगा। और ए और बी है वो आपका किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्योंकि पर्यावरण के अंत हम क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और अन्वेषण करते हैं, कहीं ना कहीं पर्यावरण के बारे में क्या करते हैं, खोज करते हैं, ठीक है, करके सीखते हैं। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि पर्यावरण जो आपका दिवस है ये कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। हमारे देश के नीचे दिए गए किन्हीं दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। यदि हमारे जो देश के दो राज्यों का ये जो हमें भोजन दिया हुआ है, जैसे कि इडली है, बड़ा है, डोसा है, सांभर है, नारियल की चटनी है, ये नीचे दिए गए दो राज्यों में से किनका ये सर्वप्रिय भोजन है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करिएगा मित्रों कौन सा होगा इसमें से। देखिए हम आपको बता दें कि पंजाब की बात करते हैं दोस्तों, तो पंजाब का जो भोजन होता है वो क्या होता है बताइए। पंजाब का वो मक्के की रोटी, सरसों का साग, ठीक है, क्या होता है, मक्के की रोटी होता है, मक्के की रोटी और सरसों का साग। गुजरात की बात करें तो ढोकला होता है, गुजरात की बात करें तो ढोकला हो जाएगा, यानी ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, कट गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने आगे देखा कि छत्तीसगढ़ में चटनी तो है बट लाल चीटी की चटनी है। किसकी चटनी है, लाल चीटी की चटनी है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, सर्वप्रिय है, लाल चीटी की चटनी है, ठीक है। अब हमने बात की गोवा की, और गोवा की क्या चीज फेमस है ये आपको बतानी है खाने में। बताइए क्या चीज फेमस है, नारियल के तेल में पकी हुई मछली, यानी तली हुई मछली। किसमें, नारियल के तेल में बनी मछली, बनी मछली कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपकी गोवा की प्रसिद्ध है। तो डी वाला होगा नहीं, ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, एक ही ऑप्शन रह गया, क्या आपका सी वाला ऑप्शन रह गया। आप जानते हो इडली डोसा कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है जिसका नाम क्या है बताइएगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बात करते हैं कुछ लल्लन टॉप यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों का सर्वप्रिय भोजन क्या है, इडली है, वड़ा है, डोसा है, सांभर है और नारियल के तेल की वो सॉरी नारियल की चटनी। गुजरात के लोगों का क्या है, ढोकला है, मेथी मुठिया है। उड़ीसा का प्रमुख भोजन क्या है, चूड़ी मलाई है, दही बड़ा है, छेना है और पोहा है। समुद्री भोजन नारियल के तेल में तली हुई मछली, ये कहाँ की है, ये आपकी गोवा की है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, कहाँ है, गोवा की है। चावल और स्थानीय मसाले गोवा के प्रमुख भोजन पदार्थ हैं। अभी मैंने आपको बताया लाल चीटी की चटनी ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, ये आपकी छत्तीसगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड, इसमें आपसे कहा गया है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति मुंबई से, यदि कोई व्यक्ति जो मुंबई से चंडीगढ़ तक छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं पड़ेगा। हमें नेगेटिव वाला चाहिए। तो देखिएगा जब आपको कहाँ है, आप मुंबई में हैं, तो ये मुंबई का जब आप यहाँ पे मैप देखोगे तो इस टाइप का आपका मैप होगा। तो यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका मुंबई है, क्या है, मुंबई है, और मुंबई के ठीक ऊपर क्या है, गुजरात है। तो जब आप कहाँ जाओगे, चंडीगढ़ जाओगे तो गुजरात तो बीच में आएगा आएगा, तो गुजरात तो आएगा। गुजरात के बाद क्या आएगा, गुजरात के बाद आपका राजस्थान आएगा, ये भी ठीक है। फिर आपका हरियाणा भी आएगा, ये भी ठीक है। बट उत्तर प्रदेश तो इस साइड से होता है ना, तो इसीलिए क्या है, ये उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा, यानी और इसके ऊपर ही क्या आ जाएगा, आपका पंजाब भी होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें से हरियाणा भी मिलेगा, राजस्थान भी मिलेगा, गुजरात भी मिलेगा, बट उत्तर प्रदेश नहीं मिलेगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नृत्य है जिसका नाम क्या है, रासलीला। क्या है, रासलीला। और एक और है जिसका नाम क्या है, रामलीला। क्या है, रामलीला। नौटंकी भी है, क्या है, नौटंकी भी है, ठीक है। बात करते हैं हम, अब हम गुजरात की बात करते हैं। गुजरात का महत्वपूर्ण भोजन क्या है, ढोकला है, क्या है, ढोकला है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वो आपको बताना है, उसका नाम क्या है, केवला देव। क्या है, केवला देव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। प्रश्न नंबर थर्ड में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा इसमें कहा गया है, नीचे दिए गए किसी बालिकाओं के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया है।
उसने क्या कहा गया है, एक छात्रा ने बोला है कि मैं जिस शहर से आई हूं जो एक पहाड़ी इलाका है, यानी मैं जहां से आई हूं वह क्या है, एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है, अब पहाड़ी इलाका क्या है, जम्मू कश्मीर है नहीं है, उत्तर प्रदेश है नहीं है, दो ऑप्शन हमारे ऐसे कट गए। यहाँ बहुत वर्षा होती है, अब लद्दाख में वर्षा नहीं होती है, और बर्फ भी पड़ती है, और बहुत ही ठंड होती है, और हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। तुरंत आपने पता लगा लिया वो क्या है, हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो आपकी एक अटल टनल है। अटल टनल कहाँ है आपकी, अटल टनल जो है ये कहाँ है आपकी, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की क्या चीज फेमस है ये आपको बतानी है। जम्मू कश्मीर में क्या चीज फेमस है, डल झील है जम्मू कश्मीर में। और एक चीज और है वो आपको कमेंट करके बतानी है। बताइए कि यहाँ पर सबसे जो फेवरेट सर्वप्रिय भोजन है वो क्या है, ये आप बताइए। यहाँ के लोग मछली पसंद करते हैं, लेकिन किसके तेल में पकी हुई मछली पसंद करते हैं, मैं आपको बता दूं वो कौन सा तेल होता है, सरसों के तेल में तली हुई मछली, सरसों के तेल में तली मछली, तली मछली। ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, ये आपकी जम्मू कश्मीर के लिए। गोवा के लिए नारियल के तेल में, टेपियोका केरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, देखिएगा। हिमाचल प्रदेश में जो घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ क्या है, बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं, देवभूमि भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे बोला गया है कि कानपुर रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, यानी यहाँ आपका कानपुर है और यहाँ आपका क्या है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, 432 किलोमीटर है। ठीक है, कोई ट्रेन 18 दिसंबर 2021 को रात को चलती है 23:45 पर, और कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगले दिन यानी 19 दिसंबर को सुबह 7:45 पर पहुंच जाती है। तो इसको पूरा होने में कितना समय लगेगा, इसको पूरा होने में 15 मिनट का समय लगेगा, और 15 मिनट जब आप इसमें जोड़ दोगे तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, तो आपका टाइम हो जाएगा 8 घंटे। और जब 8 घंटे का आपका टाइम हो जाएगा तो आपसे यहाँ पूछा क्या गया है, ट्रेन की औसत चाल। तो आप जानते हो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप क्या करोगे, स्पीड डिस्टेंस कितनी है आपकी 432 है, 432 डिस्टेंस है, और समय कितना 8 है। और जब 8 से जब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। लेकिन 54 जो आएगा दोस्तों ये किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, किसमें आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। बट हमें ये किसमें चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो जो 54 है इसमें आप क्या करोगे, 54 में 5/18 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 18 से 3 बार और 3 पंजे 15 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कानपुर की। तो कानपुर को मैं आपको बता दूं ये आपका कहाँ है, ये आपका यूपी में स्थित है, और जबकि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से 2 जानवरों के उस समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं, यानी जीवन भर बढ़ते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। बताइए, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कमेंट करिएगा। क्या छिपकली है, गिलहरी है, छिपकली है, कछुआ है, चूहा है, गिलहरी है, सांप है, गिलहरी है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सांप की। तो जो सांप जो होता है, भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक आपका करैत होता है, एक आपका करैत होता है, अफाई है, दुबैया है, और एक आपका नाग है। क्या है, एक आपका क्या है, नाग। ये 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। और सांप के कितने दांत होते हैं, सांप के आपके 2 दांत होते हैं दोस्तों। और जो 2 दांत जो होते हैं ये कभी बढ़ते नहीं है, इनका काम सिर्फ इतना होता है जब किसी को डसना होता है तो इसमें से होकर के वह जहर को मनुष्य के अंदर भेज देते हैं, जिसको भी वो डसेगा, ठीक है, उसके अंदर भेज देते हैं। तो सांप तो गलत हो जाएगा, सांप गलत हो जाएगा। कछुआ जो होता है वह सरीसृप प्रजाति का जीव है। क्या है, सरीसृप प्रजाति का जीव है, सरीसृप प्रजाति का क्या है, जीव है। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं,
जो कछुआ जो है ये क्या है, उभयचर है। क्या है ये, उभयचर, उभयचर, उभयचर है कछुआ। बात करें छिपकली की, तो छिपकली के दांत नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, और छिपकली के यहाँ पे भी नहीं बढ़ेगी, तो एक ही रह गया क्या, चूहा और गिलहरी। यानी आपको पता होना चाहिए कि जिंदगी भर यानी जीवन पर्यंत किसके दांत बढ़ते रहते हैं, वो आपके चूहे और गिलहरी के बढ़ते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। बात करते हैं दोस्तों, कन्नौज एक जिला है। बात करते हैं, कन्नौज तो जिला है बट ये कहां स्थित है, ये आपका यूपी में स्थित है, ठीक है। आगे क्या बोला गया, जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यानी आपको पता होना चाहिए इत्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, वो आपका क्या है, कन्नौज। यह जिला किस राज्य में स्थित है, मैंने आपको बता ही दिया, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हरियाणा में है नहीं है। बिहार में क्या है, मधुबनी प्रिंटिंग है। क्या है, मधुबनी प्रिंटिंग जो है वो बिहार के लिए प्रसिद्ध है। और ये उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध बताइए, फूलों की घाटी। क्या है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां स्थित है, आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो हरियाणा होगा नहीं, उत्तराखंड होगा नहीं, बिहार होगा नहीं, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, इसमें 75 जिले हैं दोस्तों और 18 मंडल हैं, ठीक है। और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है, बताइए ये कमेंट करके आप, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। बात करते हैं इसके कुछ लल्लन टॉप प्रश्न की दोस्तों। इसमें बोला गया है कन्नौज भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है, करेक्ट बात है, मैंने अभी आपको बताया है। और कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कन्नौज को भारत की इत्र की राजधानी के रूप में जाना जाता है, सही बात है। इत्र की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और किसे जाना जाएगा, कन्नौज को जाना जाएगा। यह एक सरकारी संचालित इकाई है जो कि पारंपरिक कन्नौज परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कन्नौज में 200 से अधिक इत्र की भट्टियां हैं, यानी 200 से ज्यादा जो है इत्र बनाने की भट्टियां हैं। यह तंबाकू इत्र और गुलाब के पानी के लिए एक मार्केट सेंटर है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हरियाणा में, हरियाणा जो है, हरियाणा में क्या है, कुरुक्षेत्र है। हरियाणा में क्या है, आपका कुरुक्षेत्र है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, यह एक धार्मिक स्थल है जहां क्या हुआ था, महाभारत हुआ था। बिहार की बात करते हैं, बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट मधुबनी, जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या है, मधुबनी है। और मधु से याद आया कि मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और बताते हैं इसमें बिहार में की बात करते हैं, बोध गया और राजगीर जो भगवान बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है रेत के टीले। रेत के टीले वहां पाए जाएंगे जहां रेत होगा, बट रेत तो राजस्थान में भी है, बट रेत के टीले नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। इंग्लैंड में रेत है नहीं है, बांग्लादेश में है नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा, क्या, आबू धाबी और अफगानिस्तान, ठीक है। आबू धाबी की बात करते हैं, आबू धाबी किसकी राजधानी है, यूएई, यूएई यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात की क्या है, राजधानी है, ठीक है। यानी इसका नाम क्या हो गया दूसरा, दुबई। क्या है, दुबई। बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आबू धाबी और अफगानिस्तान में रेत का टीला पाया जाता है। आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की क्या है, राजधानी है। यह निचली पहाड़ी जैसे संरचना रेत के जमाव को रेत के टीले कहा जाता है। यानी ये निचली जो है संरचना है और रेत फिसलता रहता है और वहां रेत के क्या टीले बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसका कुछ ये वाला पॉइंट दिया गया है, देश और इनकी राजधानी। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। इंग्लैंड की बात करते हैं दोस्तों, लंदन है। उज्बेकिस्तान की बात करते हैं, ताशकंद है। बांग्लादेश की बात करते हैं, ढाका है। और संयुक्त अरब अमीरात की यानी यूएई की राजधानी क्या है दोस्तों, ये आपका आबू धाबी है। और मैं आपको बता दूं कि यूएई जो इसको ही क्या बोलते हैं, दुबई कहते हैं। क्या बोलते हैं, दुबई कहते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने देश हैं, वर्तमान में कुल कितने देश हैं, सॉरी भारत में नहीं, वर्तमान में कुल कितने देश हैं, देशों की संख्या मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। इसमें आपसे बोला गया भोपाल। भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल जैसे नाम आया तुरंत आपको पता होना चाहिए
कि भोपाल किसकी राजधानी है, एमपी की राजधानी है। और भोपाल में ही 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी, जिसे ही वो किसके कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण यह घटना हुई थी। भोपाल बेंगलुरु के उत्तर में स्थित वो स्थित है, ठीक है। यानी जो भोपाल है वो बेंगलुरु के कहाँ स्थित है, उत्तर में स्थित है। तो आपका बेंगलुरु यहाँ आ गया और भोपाल आपका कहाँ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। भोपाल यहाँ आ गया, उत्तर में है तो ऊपर गया, ठीक है। गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में स्थित है और पश्चिम इधर है, तो यहाँ क्या है आपका गांधीनगर स्थित है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि गांधीनगर के सापेक्ष भोपाल की दिशा आपको बतानी है, वो सॉरी बेंगलुरु की दिशा आपको बतानी है गांधीनगर के सापेक्ष। तो बताइए, गांधी के सापेक्ष बोला है तो आप ऐसे कर दो, तुरंत आपको पता चलेगा ये आपका क्या है, पूरब है, ये आपका दक्षिण है और ये इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगर मेरे भाई बहनों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, लल्लन टॉप प्रश्नों की चर्चा करते हैं। भोपाल में क्या है, भीम बेटका जो है गुफा जो है कहाँ है, आपकी भोपाल में स्थित है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है, आपका बेंगलुरु को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। गांधीनगर जो है वह गुजरात की क्या है, राजधानी है, ठीक है। और एक आपको बताना है, गुजरात में अभी अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, भारत में कुल कितने देश हैं, वो आपके कितने हैं, 195 यानी 195 देश हैं। गुजरात में ही क्या है, गिर अभ्यारण्य है। क्या है, गिर अभ्यारण्य कहाँ है आपका, गिर अभ्यारण्य कहाँ है आपका, गिर अभ्यारण्य भी कहाँ है आपका, गुजरात में स्थित है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन बताना है आपको। जो ब्रॉन्ज जो है क्या है, एक तत्व है, बिल्कुल भी नहीं है, यौगिक भी नहीं है। यह कॉपर और जस्ता से मिलकर बनता है, नहीं बनता। इससे कॉपर और जस्ता से मिलकर क्या बनता है ये आपको बताना है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। कॉपर और जस्ता से मिलकर क्या बनता है आपका, पीतल बनती है, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। क्या बनती है, पीतल बनती है। यह कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है, ये वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तुओं के संरक्षण के ढंग को प्रदान नहीं करती है, प्रदान नहीं करती है, ये आपको बताएं। यानी आपको नेगेटिव चाहिए। भाई आप एक बात बताइए, आपको सेब को क्या सुरक्षित रखना है, तो आप उसका क्या बना दोगे, मुरब्बा, तो वो सुरक्षित रहेगा, ठीक है। दाल से क्या बना दोगे, पापड़ बना दोगे, सुरक्षित रहेंगे। कच्चा जो आम होगा, आप इसे अमिया बोलते हो, इससे अचार बना दोगे, सुरक्षित रहेगी। बट दूध से आप पनीर तो बना दोगे, बट वो ज्यादा समय के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। कुछ समय बाद 24 या 48 घंटे के बाद वो क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा और वह खराब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमें नेगेटिव पूछा था आंसर, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में हमसे बोला गया है, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े त्रिकोणीय टेंट के रेवो के, जिन्हें क्या बोलते हैं, रेवो कहते हैं, ठीक है, और जानवरों के स्थान को लेखा कहा जाता है। अब ये कहाँ कहा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, सूर्योदय कहाँ होता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। मेघालय में सर्वाधिक बारिश होती है, क्या होती है, सर्वाधिक बारिश होती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो डल झील, आपकी डल झील, शेषनाग झील, ठीक है, नागिन झील, ये क्या है आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेह लद्दाख की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ क्या बोलते हैं, जो त्रिकोणीय जो टेंट के बने घर होते हैं उन्हें रेबो बोलते हैं, और जहां जानवर रहते हैं उन्हें लेखा बोलते हैं, ठीक है। यानी इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 12, यानी 12वां प्रश्न है। देखिएगा 12वां प्रश्न में क्या बोला है, हमारे देश के में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है ये प्रश्न। मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या था, किसी समय पे 7 थे, किसी समय पे 8 थे और किसी समय पे 9 थे, तो 2 तो होगा ही नहीं। तो वर्तमान में अब आपको बताना है क्या है, कि 7 है, 8 है, 9 है, तो 7 है नहीं है, 9 है नहीं है, कितने हैं आपके, 8 हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके कुछ जो 8 जो पॉइंट दिए गए हैं, 8 जो केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं उनके बारे में। भारत में कुल कितने शासित प्रदेश हैं,
8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से पहला दिल्ली है, दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन और दीव है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है जो चंडीगढ़ है वो किन 2 राज्यों की राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। किसकी राजधानी है? पंजाब की भी राजधानी है और आपकी हरियाणा की भी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो 2 राज्यों की राजधानी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपकी 13। इसमें आपसे कहा गया है नीचे दिए गए 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसके सभी राज्य समुद्र तट के अरब सागर पर स्थित हैं। आपको पता होना चाहिए ये आपकी क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और ये आपका क्या है? इधर आपका क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर है आपका। अब आपको पता होना चाहिए, देखिएगा जो आपको मैं बता दूं, जो तेलंगाना जो है, बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है, तो ये वाला गलत हो गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है, गलत हो गया। पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है, गलत हो गया। इधर क्या क्या है? इधर आपका क्या है? आपका इधर आपका गुजरात होगा, ठीक है, फिर आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर आपका गोवा आ जाएगा, और गोवा के बाद में क्या आएगा? आपका कर्नाटक आ जाएगा, और कर्नाटक के बाद में क्या आ जाएगा? केरल आ जाएगा। तो इतने सारे क्या है? कितने होगा? 1 2 3 4 5 5 6 करीब है जो है वो क्या है? राज्य है जो कि कहां पड़ते हैं? अरब सागर की तरफ पड़ते हैं। चलिए इसकी मैप को सहायता से भी इसको देखते हैं। देखिए मैप में कैसे दिया गया है, देखिएगा मैप्स में आपसे कहा गया है, मैं आपको बता दूं, इधर क्या है आपका? ये आपका क्या है? अरब सागर है। ये आपका क्या है? अरब सागर है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। अब देखिएगा इधर आपका गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, ये आपका गोवा भी है, और कर्नाटक भी है, और केरल भी है। तो हमें ऑप्शन में क्या दिए थे? एक केरल दिया था, कर्नाटक दिया था, और महाराष्ट्र दिया था। जबकि बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है, आंध्र प्रदेश भी इधर स्थित है, और तेलंगाना भी इधर ही स्थित है, बट ये समुद्री तट नहीं है। उड़ीसा भी इधर स्थित है, और ये आपका बस इतने ही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में बोला गया है छऊ नृत्य कहां का लोक नृत्य है? बताइए बताइए कहां का लोक नृत्य है? बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है? वो आपका क्या है? रासलीला। क्या है? रासलीला है। असम की बात करते हैं, इसका नौटंकी भी है, नौटंकी भी है, और एक आपका रामलीला भी है। असम का क्या है? बिहू है। क्या है? बिहू है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, क्या है आपका? छऊ है। मिजोरम की बात करते हैं तो चेराव नृत्य जो है ये कहां का है? चेराव नृत्य जो है वो कहां का फेमस है? आपका ये आपका मिजोरम का फेमस है। तो आपसे क्या पूछा है? छऊ नृत्य। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और आपको बता दें छत्तीसगढ़ में एक चीज फेमस है, लाल चीटी की चटनी। मैंने आपको हर बार बताता हूं, लाल चीटी की चटनी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए तो इस चटनी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपसे क्या बोला गया? रासलीला, रामलीला और नौटंकी उत्तर प्रदेश के हैं। एक और डांस लिख लो जिसका नाम क्या है? नागिन डांस। क्या है? नागिन डांस कहाँ का है? ये अभी आपका कहाँ का है? बट ये लोक नृत्य नहीं है। कहाँ का है ये? आपका उत्तर प्रदेश का है। बिहू, भोर, ओजापल्ली नृत्य कहाँ के हैं? ये आपके असम के हैं। छऊ, ढोरला, गेंडी ये कहाँ के? आपके छत्तीसगढ़ के हैं। ये को लिख लो चेराव। चेराव जो है ये नृत्य कहाँ का है? ये आपका कहाँ का है? ये आपको बताना है। ये आपका कहाँ है? मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 की चर्चा करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 की चर्चा करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने सभी भाई बहनों में शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। इसमें आप केंचुए के संबंध में, तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है जो केंचुआ है सांप है, एक आपका क्या है? केंचुआ है, सांप है, ये क्या है? ये आपके किसान के मित्र कहे जाते हैं। बात करते हैं केंचुए खेत में छेद बनाते हैं और वायु जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। जब खेत जुत जाता है तो उसमें केंचुए क्या करते हैं? उसमें मिट्टी में अंदर जाकर के उसको पोला कर देते हैं, जिससे क्या होता है? उसमें से वायु आसानी से पार हो सके। तो पहला वाला तो करेक्ट हो जाएगा।
और पहला सम में दिया हुआ है केचुआ खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली करते हैं, ये भी ठीक है, दूसरा भी है, तो दूसरा इसमें है नहीं है इसलिए गलत हो गया। केचुआ मुख्य फसल खरपतवार को बचाते हैं, बिल्कुल गलत, तीसरा जो है वो गलत है, और तीसरा आपका इसमें दिया हुआ है ये भी गलत हो गया। केचुए का मल मृदा को उपजाऊ बनाता, बात एकदम करेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक और आपसे पूछ सकता है, केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में कहा गया है मिश्रित लर्निंग, यानी जो आपको सब सारे जो भी आपकी सीखने के कौशल होते हैं उन सबको मिला दे तो वो क्या कहलाती है, मिश्रित लर्निंग कहलाती है। और जो मोड होता है ईवीएस पढ़ाने के क्या क्या फायदे हैं, विद्यार्थी कहीं से भी शामिल हो सकता है, बात एकदम सही है, जो विद्यार्थी जो है वो कहीं से भी शामिल हो सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षक और साथियों से बातचीत करने का क्या मौका मिलता है, बताइए, बातचीत करने का मौका मिलता है या नहीं, अपने साथियों से जरूर मिलता है, भाई बातचीत करेंगे जब भी तो डिस्कस करेंगे, तो ये वाला हो जाएगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के दौरान चौकन्ना रहने, ये गलत हो गया, चौकन्ना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सी होगा नहीं, यानी ये जो आपका ऑप्शन नंबर क्या बोलता है थर्ड नंबर है ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधियों द्वारा पूरा कर सकते हैं, यानी जो उन्होंने विद्यार्थियों ने ऑनलाइन सीखी है या ऑफलाइन सीखी है, ठीक है, उनको क्या करेंगे घर और समुदाय यानी कहीं ना कहीं बाह्य वातावरण से जोड़ रहे हैं, तो आपका फोर्थ वाला ये भी सही हो जाएगा। तो पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा आपके ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है, तो आपका दूसरा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और चौथा तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में आपसे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालीन शिक्षण की विशेषता है। अब आपको समकालीन शिक्षण की विशेषता बतानी है, तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा, बताइए। विद्यार्थी किसी भी समय कक्षा में शामिल हो सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलिए किसी भी समय क्यों हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है, करेक्ट बात है। जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है, ऐसा कतई नहीं है। शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री को साझा करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, इसमें आपसे बोला गया है स्वाति जो है वो कक्षा 4 की क्या है, स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका है और उसने क्या है कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्ते, तने, फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। तो कहीं ना कहीं वो उसके विभिन्न भागों के बारे में ही तो बता रही है। तो इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। तो क्या आकर्षित करना है ये आपको बताना है कि पौधों के भागों को आकर्षित करना है, बिल्कुल भी नहीं है। पौधों के पेड़ों के बीच अंतर, ऐसा भी नहीं है। पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता, यानी पेड़ पौधों में के जो भाग होते हैं उनके बीच जो भिन्नता पाई जाती है, जो डिफरेंस पाया जाता है, उसके बारे में वह क्या आकर्षित करना चाहती है। तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। मानव के लिए गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी है वो 100% करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। इसमें आपसे बोला है रीता एक ईवीएस का थीम खाद्य पढ़ाते हुए, यानी ईवीएस का एक थीम है जिसका नाम क्या है, खाद्य। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पास पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण कराने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण में सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा, विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, बात सही है। सर्वेक्षण करने के कौशलों क्षमताओं का आकलन करना, सर्वेक्षण करने के लिए कौशल क्षमताओं का आकलन, ये गलत हो जाएगा। समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्रित करना और अवसर की बात हो गई, करेक्ट हो गया। समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर, ये भी करेक्ट हो गया। यानी पहला तीसरा चौथा इसी में ही है।
ए वाला होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है, वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं, यानी अब आपको ईवीएस के उद्देश्य बताने हैं कौन से हैं, तो बताइएगा ईवीएस के उद्देश्य जो है वो कौन से हैं। प्रकृति, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। बात एकदम 100% करेक्ट हो चुकी है। विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों की जानकारी या उनके बारे में जागरूकता का विकास करना, बात सही है। पृथ्वी को मानव, ये गलत हो जाएगा। ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र गलत हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा सही है, और पहला और दूसरा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत होगा और चौथा भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में कहा गया है, एक ईवीएस शिक्षकों, यानी ईवीएस के जो शिक्षकों हैं इनके द्वारा क्या है, गतिविधि आयोजित करने के लिए, समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए। ये आपको बताना है कौन सा इनमें से ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपको कमेंट करना है, जब तक बताइएगा, जब तक मैं पढ़ रहा हूं, कौन सा इनमें से करेक्ट होगा। उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामूहिकरण गलत हो गया। लिंग के आधार पर बालक बालिकाओं को अलग गलत हो गया। पूरी कक्षा में जितने समूह हो सके बना ले, गलत हो गया। डी वाला करेक्ट सही हो जाएगा। समूह के बीच सहभागिता और प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाइए, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में बोला गया है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है। बताइए, देखिए पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, एकीकृत है, बट यहाँ पाठ्यचर्या की प्रकृति पूछी है। पाठ्यचर्या की प्रकृति कैसी है, पाठ की पूछी है, तो आपको कैसी बतानी है, तो एकीकृत तो होगी नहीं, अनुशासनात्मक होगी नहीं, विषय एकल विषय होगी नहीं, एक ही रहेगी क्या, समावेशी। समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित। आपने देखा होगा आपके में जो ईवीएस है उसमें भी थीम उपथीम दिए गए हैं, और क्या, समावेशी शिक्षा के अनुसार हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, कहानियों की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं कल्पना की बात होगी। देखते हैं, के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। अब बताइए, ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और कौन कौन से जो स्टेटमेंट का ध्यान रखेंगे शिक्षक, ये आपको बताना है। देखिएगा, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। सही बात है, एक तो नहीं करनी चाहिए। गलतफहमी की रचना क्यों करेंगे आप। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म, अन्य सामाजिक समूह से संबंधित कोई रूढ़िवादिता विचार चित्रित नहीं करना चाहिए। सही बात है भाई, कहानियों को भी आप जाति और लिंग, धर्म के अनुसार आप बताओगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहानियां मजेदार और मनोरंजक होनी चाहिए, गलत हो गया। कहानियां ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें, यानी पहला, दूसरा, चौथा सही है, और पहला, दूसरा, चौथा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ए वाला गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 की चर्चा करते हैं दोस्तों। एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्र कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किनको करने की कहेगा, यानी इनमें से कौन कौन से क्रियाकलाप जो है वो करेंगे बच्चे, और टीचर उनसे कहेगा कि आप इन क्रियाकलापों को करो। तो बताइएगा कौन सा होगा इनमें से। बताइए, मानचित्र में बुनियादी शिक्षा दिशाओं का पता लगाना, बात एकदम सही है। मानकीकृत चित्रों बनाना, ये भी ठीक है। अपने बनाए गए मानचित्रों के प्रतीकों का प्रयोग करना, ये भी बात सही है। मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना, यह भी सही है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, एक ईवीएस
एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से ही अपना घर बना लेते हैं, यानी उनके यहाँ जैसी सामग्री पाई जाती है उसी से ही अपना क्या है घर बना लेते हैं। जबकि मुंबई जैसे शहरों के लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीद कर घर लाते हैं और तब जाकर वो घर को बनवाते हैं। तो इस चर्चा में आकलन के लिए आकलन सीखने का प्रतिफल क्या है ये आपको बताना है। देखिए कहीं ना कहीं राजस्थान और मुंबई की तुलना हो रही है, तो अवलोकन की तो बात है नहीं है, विश्लेषण की तो है, विशेषताएं हैं भाई, क्योंकि वहां ऊंची ऊंची बिल्डिंगें पाई जाती हैं, प्रयोग है नहीं है। तो विश्लेषण और तुलना दोनों है और दोनों आपके इसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ए वाला नहीं होगा, रिकॉर्डिंग की कोई बात ही नहीं है, बी होगा नहीं और सी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में देखते हैं दोस्तों क्या बोला गया है। एक ईवीएस की शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी को बर्बाद करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधि, यानी जो लोग पानी को बर्बाद करते हैं उनकी दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। समझ रहे हो आप? कहने का मतलब इतना है कि जो लोग पानी को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, वो उनकी गतिविधि क्या है, उनका नेचर कैसा है, व्यवहार कैसा है, उनके बारे में पता लगाने के लिए कहती है। निम्न में से कौन सी रणनीति उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त होगी? बताइए। जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्में? कतई नहीं। एक नाले का भ्रमण गलत हो जाएगा यहाँ। पड़ोस और परिवार के साथ बातचीत करना? बताइए क्या होगा? ये वाला सही होगा क्या? नहीं होगा। आपका एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान, यानी एक परिवार ज्यादा से ज्यादा कितना पानी यूज करता है और कौन कौन से परिवार ज्यादा पानी यूज करते हैं, कौन कौन बर्बाद करते हैं, तो इसमें पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा। एक लाइक तो बनता है दोस्तों, हम आपके लिए इतनी जो मेहनत जो करते हैं, एक लाइक तो बनता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है, यानी मुख्य घटक है, अभिन्न घटक है? बस देखिए पाठ्य पुस्तकें हैं, बच्चों का वातावरण है, भाषाई दक्षता है या रोल प्ले है? बताइए कौन सा है? तो आप कहोगे कि जो भी शिक्षा दी जाती है वो बच्चे के वातावरण के अनुसार दी जाती है और मातृभाषा में बच्चे को सिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये वातावरण से सीखी हुई शिक्षा है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में बोला गया है एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों का सबसे महत्वपूर्ण मानोगे? बताइए। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आप किसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानोगे ये आपको बताना है। पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति, धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। सही बात है। क्या है? कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए पाठ्य पुस्तक में। पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक होनी चाहिए। गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और पतली होनी चाहिए, ऐसा कतई नहीं है। पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षण होनी चाहिए, यानी बच्चा जो है उससे पढ़ने में रुचि ले, ठीक है, उसमें चित्र बने हो। तो ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर पहला सही है और चौथा सही है, और पहला चौथा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तीसरा है नहीं है, इनमें चौथे दिए गए हैं, ये वैसे गलत हो गए। ठीक है, तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 में आपसे क्या बोला गया है देखिएगा। ज्यादातर इसमें विविधता के यानी रूढ़िवादी के प्रश्न इसमें शामिल है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग यानी जेंडर की रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? यानी कक्षा 5 के बच्चे हैं, उन्हें हमें लिंग पढ़ाना है, जेंडर पढ़ाना है, इसकी रूढ़िवादिता सिखानी है हमें, तो कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो बताइएगा। सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करना? सही बात है। अखबारों से लिंग का सशक्तिकरण, महिलाओं की कहानियां? गलत हो गया। महिलाएं स्वास्थ्य पेशेवर संख्या? ये भी गलत हो गई। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो कहीं ना कहीं करेक्ट जरूर है। सदस्यों के बीच आवंटन का पता लगाना कि कितनी वस्तुएं कितने लोगों के बीच बट रही हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 की चर्चा करते हैं कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड प्रक्रिया
कौशलों में दक्षता स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? बताइए। विवरण रिपोर्टिंग, अक्षर में ग्रेड, क्रम निर्धारण मापनी या संख्याओं में ग्रेडिंग? बताइए, कमेंट करिएगा। तो देखिएगा, बच्चों के क्या बताने हैं? कार्ड में प्रक्रिया कौशलों की दक्षता का विवरण देना है हमें। तो वो कहां से देंगे? क्रम निर्धारण मापनी से, कि कौन सा बच्चा कितने में नंबर पे आया है। अक्षर में ग्रेड नहीं देंगे, विवरण रिपोर्ट नहीं देंगे, संख्या में ग्रेड होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट की दोस्तों, प्रश्न नंबर फर्स्ट में आपसे कहा गया है, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। यानी राधा नाम की एक लड़की है और उसके शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा जो है श्यामपट्ट पर पढ़ने में क्या कठिनाई महसूस कर रही है या उसे कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थ यानी ऐसे खाने के पदार्थ की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न में से पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। बताइए, कौन से प्रचुर मात्रा में हो? देखने में कठिनाई हो रही है, तो देखने में कठिनाई हो रही है तो कहीं ना कहीं आंखों के से संबंधित है, और आंखों से संबंधित कौन सी विटामिन की कमी के कारण आंखों की संबंधित प्रॉब्लम होती है? वो होती है आपके विटामिन ए। क्या होती है? विटामिन ए। इसको हम क्या बोलते हैं? रतौंधी रोग हो जाता है, यानी उसको क्या है? रतौंधी रोग हो गया है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के में क्या होता है? रुधिर का थक्का नहीं जमता है। क्या नहीं जमता? रुधिर का थक्का नहीं जमता है दोस्तों। विटामिन सी की बात करते हैं, इसकी कमी से क्या? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी जो है वो ज्यादातर खट्टे पदार्थों में देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी में क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, सिर में दर्द होने लगता है, जोड़ों में भी दर्द होने लगता है और नाखून जो है कमजोर हो जाते हैं। तो आई होप ये आपको बढ़िया लगा होगा, तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे बोला गया है, कौन सा वन्य जीव संरक्षण, कौन सा वन्य जीव संरक्षण, बात करते हैं कौन सा वन्य जीव संरक्षण हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा प्रसिद्ध है? बताइए, कमेंट करिएगा। बात करते हैं, क्या सरिस्का है, क्या दाचीग्राम है, क्या जिम कार्बेट है या रानीखेत है? बताइए। देखिए, बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिम कार्बेट कहाँ है? जिम कार्बेट आपका ये कहाँ है? ये आपको कमेंट करके बताना है। बताइए, जिम कार्बेट जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? आपका यूके में है। यूके यानी उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। वहीं हम सरिस्का की बात करते हैं। सरिस्का ये कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। ये कहाँ स्थित है? ये आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। प्रश्न नंबर थर्ड में आपसे बोला गया है, संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत की बात होती है तो इसका सूत्र क्या होता है? O3 होता है। और ओजोन जो दिवस है वो दोस्तों कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। और जो ओजोन परत है ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कि क्षरण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का क्षरण किस कारण प्रारंभ हुआ? इसका चुनाव करिए। बताइए, किस कारण इसका जो है संरक्षण होने लगा? क्या रामसर सम्मेलन के कारण होने लगा, क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल या डर्बन शिखर सम्मेलन? बताइए, किसके कारण यह होने लगा? कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण यह क्या है? यह आयोजित होने लगा। बात करते हैं यहाँ हम ओजोन परत को कौन कौन सी गैसें नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी निभाती है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO जो कि वाहनों से ज्यादातर निकलती है, CO2 जल वाष्प, मीथेन, ये सारी क्या है आपकी? ये आपकी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। इसमें आपसे बोला गया है, यह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया? बताइए, दुर्लभ का मतलब धीरे धीरे गायब होती जा रही है। तो बताइए, क्या वह मोर है, कोयल है, तोता है, गौरैया है? बताइए,
बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं जो गौरैया दिवस है ये कब मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है। ये आपका 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। मोर जो होता है, मोर जो है भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। कौन है, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी है मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का प्रयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं, बताइए। क्या लद्दाख कारगिल में देख सकते हैं, कश्मीर केरल में देख सकते हैं, सिक्किम दार्जिलिंग में देख सकते हैं, या दिल्ली एवं मिजोरम में देख सकते हैं, बताइए। बताइए कहां देख सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये तो पता होगा कि दिल्ली में नाव कहां से आ गई, तो ये तो वैसे ही कट गया। और कारगिल में तो है ही नहीं है। लद्दाख में क्या है, एक झील है, बस वहीं पे नाव चलती है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि यातायात के साधनों के रूप में, वहां तो घूमने के लिए करते हैं। तो सिक्किम में है नहीं है, तो एक ही आपका ऑप्शन क्या है, कश्मीर और केरल। केरल में क्या होता है, सबसे ज्यादा लंबी नाव कहां पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। और केरल में ही आपकी क्या है, शांत घाटी है। क्या है, शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है, केरल में ही है। और केरल का यही फेवरेट डिश है जिसका नाम क्या है, टेपियोका। क्या है, टेपियोका जो है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट तरीके से खाया जाता है टेपियोका। अब आपको कमेंट करके बताना है कि लिंगहू फेन कहाँ खाया जाता है, लिंगहू फेन जो है वो कहाँ खाया जाता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कहाँ खाया जाता है। करते हैं प्रश्न नंबर 6 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 में बोला गया है कि रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है। अब जो कपड़ा प्राप्त होता है वो क्या है, बहुत ही मजबूत है और चटक रंग का है, ठीक है। अधिक क्षेत्र युक्त नहीं है, यानी ज्यादा उसका क्षेत्र क्या है, फैला हुआ नहीं है। जलने पर गंध उत्पन्न करता है, और गंध सिर्फ एक ही उत्पन्न करता है, वो क्या है, पॉलिस्टर। क्या करता है, पॉलिस्टर। और भी आगे बढ़ लो, सभी जगह उपलब्ध है, सही बात है। उच्च तापमान पर पॉलिस्टर का कपड़ा कभी नहीं पहना जा सकता, और यह जो कपड़ा होता है वो कई कामों में लिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। अब आपको कीटभक्षी पौधा बताना है कि इनमें से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है, बताइए, बताइए कौन सा नहीं है, कमेंट करिएगा। देखिए डायोनिया है, करेक्ट बात है। निफेथेंस, ये इसी को ही घटपर्णी कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, घटपर्णी कहते हैं। और ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, ये क्या है, कीटभक्षी पौधा है, ठीक है। संड्यू भी क्या है, एक कीटभक्षी पौधा है। बट एजिडेटम जो है ये एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की दोस्तों। और प्रश्न नंबर 8 की चर्चा करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और जो पहले से ही विजिट कर रहे हैं, देख चुके हैं, तो वो एक बार शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 में बोला गया है, यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं, यानी दो जीव हैं और अलग अलग प्रजाति के हैं और वो एक साथ क्या संपर्क में आते हैं, और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, तो ऐसे संबंध को आप क्या कहेंगे, बताइए। संयोजिता कहेंगे, नहीं कहेंगे। सहोपकारिता नहीं कहेंगे, सहजीवी भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, परजीविता कहते हैं। एक को नुकसान हो और एक को क्या हो, फायदा हो, तो ऐसे को क्या कहेंगे, ऐसे संबंध को हम परजीविता कहते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में बोला गया, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कमेंट करिएगा कौन सी नहीं है, बताइए, कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, मीथेन गैस जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। CFC भी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ये क्या है, ये ठंडे पदार्थों में पाई जाती है, यानी जो ठंडे करने वाले पदार्थ जैसे फ्रिज है, AC है, इसमें क्या CFC गैस होती है। तो एक ही रह गया क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ में लॉक हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10।
प्रश्न नंबर 10 में आपसे बोला गया निम्न में से कौन से पौधे का प्रयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? बताइए, डिब्बे बनाने और मकान बनाने में प्रयोग होता है, बताइए किसका प्रयोग होता है? बताइए, डिब्बे बनाने में क्या गन्ने का प्रयोग होता है? आपको गन्ने का प्रयोग नहीं होता, इसका प्रयोग तो चीनी बनाने में होता है। क्या चीनी बनाने में किसका गन्ने का प्रयोग होता है? घास का प्रयोग होगा नहीं, मक्के का होगा नहीं, किसका बांस का प्रयोग होता है। आपको पता नहीं है बांस असम में क्या होता है, बांस के 10 से 12 फीट ऊंचे घर बनाए जाते हैं। कहां बनाए जाते हैं? असम में बनाए जाते हैं, तो घर बनाए जाते हैं और इससे ही क्या डिब्बे भी बनाने का कार्य किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में आपसे बोला गया निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेंगे? बताइए, इसका क्या होगा? कार्बन पदचिह्न को कम करने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो बताइए क्या है इसका? मांस एवं मछली खाना, सुरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बाबंद बीन्स का सेवन करना, दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन करना। भाई यहाँ कार्बन पदचिह्न को कम करने की बात हो रही है, स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन करना, यानी मांस मछलियों का प्रयोग आप नहीं कर सकते, सुरक्षित डिब्बाबंद युक्त का प्रयोग नहीं कर सकते, दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं खा सकते, ऐसी वस्तु खा सकते हैं जिसको आपने क्या खुद ही उगाया हो, ठीक है, ऐसी वस्तुओं को आप खा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में बोला गया कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है? बताइए, कर्क रेखा कौन कौन से भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है? तो टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिनमें से कौन कौन से हैं वो आपको नाम आपको दिए गए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनमें से क्या है, इनमें से क्या आपको देखने हैं कि कौन सा इनमें से राज्य है जहां से क्या है कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो बताइए कौन सा होगा इनमें से राइट आंसर, कमेंट करिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र से होकर गुजरती नहीं है, महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरेगी, महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखिएगा बिहार से होकर के नहीं गुजरती, बिहार से होकर के नहीं गुजरती, गुजरात से होकर के गुजरती है, राजस्थान से होकर के गुजरती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में आपसे बोला गया है एक शहरी परिवेश में, यानी एक शहर में लोग रहते हैं और वहां के परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय लेता है। जैसे कोई सब्जी वाला है, वह क्या है, अगर उसकी कोई चीज नहीं बिक रही है और वो खराब ना हो जाए उससे पहले वह क्या करेगा, कम दाम पर बेच देता है। तो आपको बता दें निम्न में से कौन सा करेक्ट होगा? बताइए, वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें विक्रय बेचने की कला का अभाव है, भाई वो तो बेचने वाला ही है, अभाव क्यों होगा उसमें। शीघ्र खराब होने वाला सामान होने का कारण संकटग्रस्त बिक्री, संकटग्रस्त का मतलब होता है जल्द से जल्द उसे बेचना, जल्द से जल्द बेचना। डी वाला गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं यहीं पे प्रश्न नंबर 14 की। इनमें से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? बताइए, छानने की प्रणाली होती है। अब आपको बताना है किन में होती है, बताइए। गौरैया में होती है, आप कहोगे नहीं होती। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। क्या गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है? मेकाओ में होती नहीं है, रेवर में होती नहीं है, क्या होती है? फ्लेंगोमो और हंसावर में क्या होती है? छानने की प्रणाली होती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। सरसों का तेल, सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? भाई बताइए, सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं? बताइए, कहाँ के लोग खाते हैं? कश्मीर के लोग खाते हैं। कहाँ के लोग खाते हैं? कश्मीर के लोग खाते हैं। गोवा के लोग किसमें खाते हैं? नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली, नारियल के तेल में, नारियल के तेल में बनी मछली, बनी मछली कहां के लोग खाते हैं? ये आपके कहां के लोग खाते हैं? गोवा के लोग खाते हैं। केरल में क्या है? टेपियोका, क्या है? टेपियोका है, टेपियोका है, ठीक है, टेपियोका है, यहां ओका कर लो, टेपियोका है।
पंजाब में क्या है, छोले भटूरे, छोले भटूरे हैं पंजाब में, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, सरसों का साग, मक्के की रोटी कहाँ है, ये आपके पंजाब में प्रसिद्ध है। बट आपसे पूछा है सरसों का तेल, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। ईवीएस की प्रकृति है, बताइए कैसी है ईवीएस की प्रकृति, बताइए। क्या स्थिर है, बिल्कुल भी नहीं है। अंतर संबंधित है, अनुशासन क्या है, एकीकृत है। ईवीएस की प्रकृति कैसी है, एकीकृत प्रकृति है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा सभी दोस्तों में। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें बोला गया है ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम आधारित है, क्योंकि, बताइए थीम आधारित क्यों है, बताइए क्यों आधारित है थीम। शिक्षक छात्रों के सिखाने को सरलता से आगे बढ़ा सके, बिल्कुल भी नहीं। छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। छात्र ईवीएस को आसानी से, बिल्कुल भी नहीं। थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, इन तीनों को मिलाकर के पर्यावरण पढ़ाया जाता है। को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है, बताइए। क्या एनसीएफ 1988 द्वारा करता है, 2005 द्वारा, 2007 या 1986 द्वारा, बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो आप सब जानते हैं एनसीएफ 2005 के द्वारा ही है। क्या है, एनसीएफ 2005 के द्वारा सभी विज्ञान हुआ, सामाजिक हुआ, पर्यावरण, शिक्षा हुई, इनको किसमें, एक ही विषय में ईवीएस में मिलाकर के पढ़ाना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 की चर्चा करते हैं दोस्तों। और इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है, बताइए। छात्रों का लिंग, ये तो भेदभाव की बात आ गई, तुरंत गलत हो गया। भौगोलिक स्थिति, बड़े विद्यालय, गलत हो गया। एक ही होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, उन्हें समझाना, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 की चर्चा करते हैं। निम्न में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, बताइए। किस प्रकार का सीखना ईवीएस की कक्षाओं के लिए क्या है, उपयुक्त है। तो मैं आपको बता दूं, पहला वाला स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बात करते हैं एक एक स्टेटमेंट की इसमें से। तो देखिएगा, पहला स्टेटमेंट है स्वयं करके सीखना, बात एकदम सही है। तो पहला वाला तो होगा, इसलिए सी वाला ऑप्शन वैसे ही कट गया। विवरणों द्वारा सीखना, बताइए क्या विवरणों द्वारा सीख सकते हैं, विवरणों द्वारा एकदम गलत हो जाएगा, यानी सेकंड जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा। परिभाषा द्वारा सीख सकते हैं, सही बात है, परिभाषा द्वारा सीख सकते हैं, ये वाला गलत हो गया। रट कर सीखना गलत हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला और तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, इनमें से बताइए कि ये जो आपको दिया गया है हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ये आपका थीम है, ये आपका थीम है या उपथीम है, ये आपको बताना है। तो बताइए ये क्या है, कमेंट करिएगा। क्या ये आपका थीम है या उपथीम है, बताइए, कमेंट करिएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा। तो आप सब जानते हैं ये क्या है, आपका थीम है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 की चर्चा करते हैं दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संबोधित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। अब ये नीति जो है वो 4 स्टेटमेंट में दी गई है। अब आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट होगा, बताइएगा कौन सा होगा इसका। क्या कहानियां एवं विवरण, बात सही है, कहानियां एवं विवरण द्वारा क्या है आप बच्चों को क्या सिखा सकते हो, कहानी और विवरण के माध्यम से, ठीक है। और खोज की बात हो रही है, खोज की, कहानियां सुनाओगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या है, विकास होगा कि ऐसा है तो क्यों है। तो पहला वाला सही हो जाएगा, पहला वाला जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रयोग करना, प्रयोग गलत हो गया, यहाँ खोज की बात हो रही है, दूसरा भी सही है। हास्य चित्र पट्टिका, ये भी सही है। कविताएं भी, ये भी सही है। यदि पहला
तीसरा और चौथा जो है वो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में बोला गया कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य बताइए। क्या उद्देश्य है, ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब आपको बताना है कौन सा इनमें से क्या हो जाएगा, उद्देश्य सही होगा। बताइए कौन सा सही होगा। छात्रों को अन्वेषण और अवलोकन करने का अवसर प्रदान करना, बात एकदम सही है, पॉजिटिव वर्ड मिल रहे हैं। छात्रों में क्रियात्मक कौशल यानी करके सीखने का विकास करना उनमें, तो ये भी सही है। छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदना का विकास करना, ये भी ठीक है। छात्रों को संबंधित विषय वस्तु को स्मरण कराना गलत हो गया। याद करना ये भी गलत होता है। रटना ये भी क्या है, गलत वर्ड होते हैं। दत्त कार्य भी क्या है, ये गलत वर्ड होते हैं। ये जहां पे मिल जाए वो रॉन्ग स्टेटमेंट होते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, और ये आपका किसमें, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 में देखिएगा क्या बोला गया है। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है। क्यों सूचक है, ये आपको बताना है। यानी छात्र जो भी प्रश्न पूछते हैं उनकी ईवीएस शिक्षा की प्राप्ति का महत्वपूर्ण क्या है, सूचक है। तो बताइए ये आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा होगा इनमें से सही, कमेंट करिएगा कौन सा सही होगा, कमेंट करिएगा। प्रश्न छात्रों के ज्ञान का आकलन करने में मदद करती है, सही बात है। प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर, पॉजिटिव वर्ड होता है, करेक्ट हो गया। प्रश्न छात्रों को सीखने के प्रति जिज्ञासा भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, करेक्ट हो गया। छात्रों के क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन नहीं होता, उसका विकास होता है। क्या होता है, विकास होता है कौशलों का। तो फोर्थ वाला गलत हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 में बोला गया है ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है विश्लेषण है कि एक। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ये आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए कौन सा होगा। क्या प्रक्रिया कौशल होगा, संज्ञानात्मक प्रक्रिया होगा, उत्पादक होगा या मनोसामाजिक होगा। देखिए बताइए कमेंट करिएगा। देखिए समाधान का विश्लेषण जो होता है कब होता है, जब आप उसकी प्रक्रिया का विकास करते हो, प्रक्रिया कौशल को सीखते हो, और जो आपके संज्ञान में होती है ये भी सही है। लेकिन उत्पादक की तो कोई बात नहीं हो रही, मनोसामाजिक की कोई बात नहीं है। तो पहला दूसरा करेक्ट होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 की चर्चा करते हैं। पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है, बताइए। क्या समाचार पत्र हो सकता है, समुदाय के सदस्य, कविताएं या क्रियाकलाप। बताइए कौन सा हो सकता है, कमेंट करिएगा कौन सा हो सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं, समाचार जो क्या पूछा क्या है इसमें, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अतिरिक्त यानी इनके अलावा कौन सा ईवीएस शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है। समाचार पत्र द्वारा भी आप समाज के बारे में सीखते हो, तो आपका पहला वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। समुदाय के सदस्य की कोई बात ही नहीं है, सदस्य से आप सीख जाओगे, सदस्य से आप सीख सकते हो। क्या सदस्य से क्या है, आप सीख सकते हो। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग नहीं होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। समुदाय की बात हो रही है इसीलिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कविताएं तो वही पाठ्य पुस्तक में ही आती है, क्रियाकलाप भी आपके पाठ्य पुस्तक में आते हैं। तो पहला और तीसरा जो है, पहला दूसरा सही हो जाएगा, इसीलिए इसका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की दोस्तों। निम्न में से किन विषयों पर चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी, बताइए। ये आपको दिए गए हैं 4 स्टेटमेंट, और ईवीएस की कक्षा में होती है। और ईवीएस की कक्षा कब तक की होती है, 3 से 5वीं तक की जो कक्षा होती है वो ईवीएस की कक्षा होती है। तो बताइए पेट्रोल की दर के बारे में पढ़ाएंगे, करेक्ट, आप सही बात है पढ़ाएंगे। पशुओं का संरक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए ये भी आप पढ़ाओगे। जल आपदाओं के बारे में पढ़ाओगे, कि बाढ़ वगैरह के बारे में बताओगे या नहीं। लेकिन बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण ये इस लेवल का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा तीसरा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की दोस्तों।
निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है? बताइए। सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है। अब आपको बताना है क्या वर्गीकरण हो सकता है, विश्लेषण हो सकता है, साझा करना तथा मिलकर कार्य करना, यह सृजनात्मक लेखन हो सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। ईवीएस का मूल्यांकन समाज की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं मिलकर ही आप सीख करोगे, तो मिलकर करोगे यानी साझा करना और मिलकर कार्य करना। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की दोस्तों। इसमें आपसे बोला है रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना। रंग के आधार पर, कलर के आधार पर क्या पशुओं का वर्गीकृत करना उपयुक्त कथन से वाक्यांश किसे प्रदर्शित करता है? बताइए ये किसे प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। बताइए क्या सीखने के उद्देश्य को प्रदर्शित करता है, सामान्य उद्देश्य को, सीखने की दक्षता को, या सीखने की प्रक्रिया को? बताइए किसको करता है? आप कहीं ना कहीं ये देख रहे होंगे सामान्य उद्देश्य की तो कोई बात नहीं है, और दक्षता का मतलब क्या होता है? आपकी क्षमता, और क्षमता की कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो सीखने की बात हो रही है। और प्रक्रिया होगा नहीं, क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य की बात हो रही है, और उद्देश्य क्या है कि रंग के आधार पर क्या करना, उनका विभाजन करना, वर्गीकृत करना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 में बोला गया है शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाकर, यानी ईवीएस की एक शिक्षिका है और शिक्षिका जो है अपने छात्रों से कहती है उनका मूल्यांकन करने के लिए, उनका अवलोकन करना चाहती है, तो उनसे प्रश्न पूछकर या चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने, उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि, अब आपको बताना है वह क्या दर्शाता है। बताइए कमेंट करिएगा क्या दर्शाता है। शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन तकनीक की बात हो गई, गलत हो गया, तुरंत क्या हो गया? गलत हो गया। शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का क्या कर रही है? प्रयोग कर रही है, बात एकदम सही है। शिक्षिका अवलोकन के उपकरण गलत हो गए, शिक्षिका संकलित गलत हो गया। यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, आप उनको देख के तुरंत ही काट सकते हो, जैसे संकलित करना उपकरण हो गया, तकनीक हो गया, याद करना हो गया, रटना हो गया, ठीक है, दत्त कार्य हो गया, गृह कार्य हो गया, परिभाषा हो गया, स्मरण करना हो गया, ये सारे क्या है? नेगेटिव वर्ड हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो सभी दोस्तों में, सभी मेरे बहन भाई शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।